अभी कुछ समय पहले आपने सुना कि अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। ये बात कल की है। कल लगभग 2 बजे उसने हमला किया था। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमला करने का मोटिव क्या था। और सवाल ये भी है कि किसी देश पर जब हम हमला करते हैं तो बमबारी की या अटैक किया, दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ, सारी चीजें एक तरफ। किसी देश पर अटैक करना, एक संप्रभु देश पर अटैक करना और वहां के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में ले लेना या वहां से उठाकर अपने देश ले आना अंतरराष्ट्रीय नियमों और कानूनों का उल्लंघन माना जाता है। ये पहले वीडियो में भी हमने ये कहा था कि अमेरिका के लिए ये सारी चीजें नॉर्मल सी हैं। इन सारी चीजों को साइड में रखते हुए पहले तो ये जान ले कि वेनेजुएला जो है वो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और जिसकी कैपिटल जो है वो काराकस है। पहला सवाल यह है कि क्या ये सारी तैयारियां जो हैं वो अचानक से की गई? तो बिल्कुल भी नहीं। पिछले लगभग 10 सालों से, जो बाइडेन के टाइम पर भी और जो बाइडेन से पहले जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे अमेरिका में, तब भी जो है वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में तनातनी चल रही थी। वो इस बात की तनातनी थी कि उन पर आरोप ये लगाए गए थे कि वो जो हैं कोकीन सप्लाई करते हैं अमेरिका को, और ये भी आरोप लगा था कि जो वेनेजुएला है वो कोकीन का सबसे बड़ा हब बन चुका है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। खैर, अदर देशों ने इस बात का खंडन किया, लेकिन ये जो ऑपरेशन चलाया गया इसको नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, मतलब पूरी तरीके से चीजों को खत्म करना। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि जब मदुरो को अमेरिका ने कैप्चर करके, अमेरिका ने अगवा करके अपने देश में ले गए हैं, तो उन पर जो है यूएस की कोर्ट के हिसाब से जो है मुकदमा चलेगा उनके ऊपर, और बाकी चीजें जो भी होगा, अब ये मान के चलिए उनको फांसी की सजा हो सकती है, क्योंकि चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, गद्दाफी हो, जितनों को भी अमेरिका ने अभी तक कैप्चर किया उन्हें मौत की ही सजा सुनाई है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि पहले तो हम ये जान लें कि मदुरो की जो कहानी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मदुरो का जब आप बैकग्राउंड देखेंगे तो बड़ा आम सा एक आदमी था जो कि राष्ट्रपति के पद पर पहुंचा। मदुरो जो था वो एक बस ड्राइवर था और इनका जो जन्म है वो काराकस में ही 1962 में हुआ। इसके बाद बस ड्राइवर के बाद ये मेट्रो यूनियन के लीडर बन जाते हैं, और उस वक्त जो है जब ये मेट्रो यूनियन के लीडर बनते हैं वहां पर एक प्रेसिडेंट थे ह्यूगो सिवाज। ह्यूगो सिवाज ने जो है वहां पर कू करके, मतलब गवर्नमेंट को गिराकर और तख्ता पलट किया था। तो जो वहां पर आंदोलन हुए थे उस आंदोलन में जो है मदुरो का अहम रोल था। मदुरो जो है वो ह्यूगो सिवाज को अपना गुरु मानते थे, और जो ह्यूगो सिवाज थे बाद में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी इन्हीं को बना के गए। ये सारी चीजें एक तरफ रखते हैं। तो एक लंबा सफर उनके साथ इनका रहा, और 2006 में जो है इनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाता है, और लगभग ये 2006 से 2012 या 13 तक फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं। 2012 में इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, क्योंकि मदुरो को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था, क्योंकि वो कैंसर से सफर कर रहे थे और उन्हें लगा कि कोई उनका चहेता, कोई उनका वफादार जो कि इस प्रेसिडेंट की सीट का हकदार हो, उसको प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो मदुरो ने जो है वो इनको अपना उत्तराधिकारी माना और इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। फिर 2013 आता है। 2013 में जो है ह्यूगो सिवाज की जो है मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। तो जब अचानक से उनकी डेथ होती है तो इनको एज अ कार्यवाहक प्रेसिडेंट बनाया जाता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है।
फिर 2013 में ही चुनाव होते हैं और उस चुनाव में जो है मदुरो भारी वोटों से, भारी मतों से जीत जाते हैं। अब यहां पे कई सारे सवाल ये उठते हैं कि मदुरो पर ये आरोप लगाए गए कि उन्होंने जो है ये जो चुनाव था इसमें घोटाला किया था, या इसमें बहुत से आरोप उन पर लगे कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए। और ये कहीं ना कहीं जब ये खबरें मीडिया में चल रही थी, जब ये खबरें आ रही थी, तो कहीं ना कहीं लग भी रहा था, क्योंकि उस वक्त आपको एक महिला याद होगी जिनका नाम था इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, उनका नाम था मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो को आपको याद होगा, नॉर्वे ने जो है नोबेल पीस प्राइज दिया था, क्योंकि वो आंदोलन कर रही थी। तो मारिया कोरिना मचाडो जो थी वो प्रेसिडेंट की दावेदार थी, और यहां तक ये उम्मीद की जा रही थी कि मारिया कोरिना मचाडो जो हैं वो इस बार वियतनाम की प्रेसिडेंट बन जाएंगी। लेकिन इसमें होता क्या है कि मारिया कोरिना मचाडो को चुनाव ही नहीं लड़ने दिया जाता। उनका शायद जो पर्चा उन्होंने भरा था या जो उनकी पार्टी को जो है बैन कर दिया गया था। तो यहां तक तो ये आता है कि अगर हम मदुरो की बात करें तो ये मदुरो का इतिहास रहा है। इसके बाद अब मदुरो को उठाया क्यों गया, गिरफ्तार क्यों किया गया? गिरफ्तार ना मानकर मतलब एज अ इंटरनेशनल कानून के हिसाब से उनको अगवा किया गया, उनको किडनैप किया गया है। तो नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग के उन पर आरोप हैं, और ये यूएस क्लेम करता है कि जो वेनेजुएला है वो मेजर ट्रांजिट हब है कोकीन का, मतलब वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है कोकीन का। जो ड्रग सप्लीमेंट होते हैं कोलंबिया से वेनेजुएला, वेनेजुएला से कैरेबियन सी होते हुए वो यूएस तक पहुंचते हैं। और आपको याद होगा कि आज भी अगर आप यूट्यूब पे डालिए तो यूएस की कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों की हालत बहुत खराब है, बहुत खराब, मतलब वो ड्रग के इतने बड़े एडिक्ट हो चुके हैं कि वहां के पूरे शहर बर्बाद हैं। इसके अलावा मदुरो पर यह भी आरोप लगते हैं कि जो ड्रग कार्टेल हैं, जो बड़े बड़े ड्रग कार्टेल हैं, जो गैंग हैं, उनको मदुरो सपोर्ट करते हैं। तो और वहां की जो आर्मी है, कई वहां की जो टॉप एजेंसीज हैं, उन पर ये आरोप लगे कि वो लोग जो हैं ड्रग कार्टेल को सपोर्ट करते हैं। अब आपको बताने की जो यूएस की कोर्ट है उसमें मदुरो पर कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। एक तो ड्रग ट्रैफिकिंग का लगाया गया है, और नार्को टेररिज्म का लगाया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया गया है। तो एक तो ये आपको ओवरऑल हम बता दें कि नार्को टेररिज्म एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अमेरिका के बारे में यह कहा जाता है कि जहां भी तेल के भंडार हैं और अमेरिका की उनसे नहीं बन रही, अगर बातों से नहीं बन रही, तो वो युद्ध करता है। तो वो युद्ध नहीं, मतलब वो अटैक करता है। आप ईरान ले लीजिए, आप सीरिया ले लीजिए, आप अफगानिस्तान ले लीजिए, जहां भी उसको लगता है कि यहां से उससे नुकसान हो सकता है तो वो पहले ही उन्हें समेट देता है। तो यहां पर भी है ये कहा गया कि अगर आप 1920 के आसपास देखेंगे तो ये कहा जाता है कि जो वेनेजुएला था वो एक बड़ा सप्लायर था, अमेरिका को तेल देता था, अमेरिका से उसके काफी अच्छे रिश्ते थे, और वेनेजुएला जो है वो काफी पैसा अर्न कर रहा था। इवन 2002 के आसपास आप देखेंगे जब ह्यूगो सिवाज जब यहां के प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने एक पॉलिसी शुरू की थी, क्योंकि तब तक वियतनाम के पास जो है फॉरेन करेंसी पर्याप्त मात्रा में आ चुकी थी, और उन्होंने एक पॉलिसी शुरू की थी कि वियतनाम में के जो नागरिक थे उनके लिए सारी चीजें फ्री थी। खाना फ्री था, रहना फ्री था, इवन स्कूल फ्री थे, मेडिकल फ्री था, नौकरी करने की लोगों को जरूरत नहीं पड़ती थी, सरकार सब कुछ प्रोवाइड कर रही थी। इतना पैसा वियतनाम के पास हो चुका था। दूसरी तरफ यह हुआ कि जब ये सारी चीजें हो रही थी और ये चीजें आ कहां से रही थी, तो इन सारी चीजों को आने का एक ही कारण था, हमने बताया कि वियतनाम जो है आज भी ऑयल रिजर्व का सबसे बड़ा भंडार है। सबसे बड़ा जो ऑयल रिजर्व है वो वियतनाम के पास है।
सऊदी अरब से या बाकी देशों से जो है 5 गुना ज्यादा जो ऑयल रिजर्व है वो वियतनाम के पास आज भी सुरक्षित है। अब सवाल ये उठता है कि वो बेचता क्यों नहीं है, तो उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, करेंसी बहुत ज्यादा गिर चुकी है, हालत बहुत ज्यादा खराब है, खाने के लिए त्राइमाम आज की डेट में मच चुका है। और ये सारी चीजें क्यों हुई इसकी भी बात हम आगे करने वाले हैं। तीसरा जो है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट अगेंस्ट द यूएस। अगर हम रसिया, चाइना, ईरान, क्यूबा की बात करें तो ये जो देश हैं ये यूएस को पसंद नहीं करते हैं, और ऐसे कई और भी देश हैं। तो अगर रसिया की बात करें तो मिलिट्री और इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है रसिया वियतनाम को प्रोवाइड करता है भी। चाइना की बात करें लोन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है चाइना वियतनाम की मदद करता है। सबसे ज्यादा पैसा जो है वियतनाम में चाइना का आज की डेट में लगा हुआ है। इसके अलावा ईरान की बात करें तो सैंक्शन इन्वेजन नेटवर्क, मतलब जो भी उस पर प्रतिबंध लगाए गए थे उनसे कैसे निपटना है, इस बात के लिए जो है ईरान उसकी मदद करता था। क्यूबा जो है वो इंटेलिजेंस और इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये सारी मदद कर रहा था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव अमेरिका का क्या था? अमेरिका का यही था कि वहां की अगर गवर्नमेंट को हम सीधे गिरा देंगे या वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म जो वॉर है उसको अवॉइड किया जा सकता है, और अमेरिका ने यही कहा। इससे पहले आपको बता दें कि जो मदुरो हैं, मदुरो पर इनाम की शुरुआत हुई थी 1,50,00,000 से, और ये बढ़ते बढ़ते जो है पहले 1,50,00,000 थी, फिर 2,50,00,000 हुई, फिर 2024 आते आते डोनाल्ड ट्रंप ने जो है $5 करोड़ जो है रकम कर दी थी। अब ये सारी चीजें तो जब मदुरो को कहीं ना कहीं ये लग गया था, ये पहले वीडियो में हमने बात कर चुके हैं कि मदुरो को ये लग गया था कि उन्हें जो है उनके देश पर अटैक हो सकता है और उन्हें उठाया जा सकता है। ये तो पक्का है कि ये अंतरराष्ट्रीय नियमों की अवहेलना है। दूसरी चीज हमने आपको बताया कि 1920 में जो है वेनेजुएला सबसे ज्यादा तेल जो है बेचता था, और जब सबसे ज्यादा तेल बेचता था, अब यहीं से सुनो, जो ह्यूगो शावेज, वहां पर एक डच डिसीज आ गई थी। अब सवाल उठता है कि डच डिसीज क्या होता है? 1920 के आसपास देखेंगे तो वहां पर सबसे ज्यादा तेल जो है वो वियतनाम जो है वो पूरी दुनिया को बेच रहा था, इवन अमेरिका को भी बेच रहा था, जिसकी वजह से जो है उनके पास पर्याप्त, उनकी करेंसी जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, मतलब डॉलर से भी महंगी उनकी करेंसी हो चुकी थी। उनकी करेंसी बहुत मजबूत हो चुकी थी। करेंसी मजबूत होने की वजह से एक हिसाब से ये देख सकते हैं कि वियतनाम जो था वो तेल के चक्रव्यूह में पूरी तरीके से फंस चुका था, और तेल के चक्रव्यूह में फंसने की वजह से जो है अब उसको ये लगने लगा था कि हमारी करेंसी इतनी मजबूत है, हम अगर अपने देश में प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्शन हमें महंगा मिलता है, महंगा पड़ता है। अगर हम किसी दूसरे देश से अगर इंपोर्ट करते हैं तो सस्ता पड़ जाता है। लेकिन ये इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं हुआ कि लॉन्ग टर्म में उनको लॉस होगा। जब ये सारी चीजें होने लगी तो अब पर्याप्त पैसे की वजह से वो सारी चीजें क्या कर रहे थे? इंपोर्ट कर रहे थे। तो जो वियतनाम में कारखाने थे, बाकी जो चीजें थी वो धीरे धीरे ठप हो गई। लोगों को काम करना नहीं पड़ता था, सरकार सब कुछ प्रोवाइड करती थी, कारखाने बंद हो गए, इवन लोग काम नहीं करते थे। ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हराम के खाने के आदी हो चुके थे। इसके बाद होता क्या है कि इवन एक बार तो शावेज ने जॉर्ज बुश को जो है शैतान तक कह दिया था। तो जब ये सारी चीजें हुई, फिर शावेज की मृत्यु हो जाती है, और शावेज की मृत्यु के बाद जो है जब ये आते हैं मदुरो, धीरे धीरे जब रिश्ते खराब होते हैं अमेरिका के से इनके, इवन कहते हैं कि शावेज के टाइम पर ये रिश्ते खराब हो चुके थे, तो अमेरिका ने कई सारे सैंक्शन लगाए थे। अब मदुरो भी जो है अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलना शुरू करते हैं, सारी चीजें फ्री करते हैं, लेकिन अब तेल उतना बिक नहीं रहा था। उसके पीछे रीजन वही हमने बताया कि अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। एक टाइम तो ये भी आया कि जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए तो
ये कहा गया कि जो अमेरिकी कंपनियां थी उनसे कहा गया कि तुम्हें 72 घंटे का अल्टीमेटम देते, अपना बोरिया बस्तर बांधो, निकल लो यहां से। और अगर नहीं गए, इवन अमेरिकन को ये अल्टीमेटम दिया गया था, तो दौड़ा दौड़ा के मारे जाओगे यहां। तो ये बहुत सारी बातें थी। अब पहले तो ये कहा गया कि दुनिया ने इस बात का खंडन किया कि जो वेनेजुएला पर यह आरोप लगा कि ये सबसे बड़ा कोकीन का प्रोड्यूसर है या कोकीन का हम कह सकते सप्लायर बन चुका है, तो आज की डेट में भी कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, ये 3 देश हैं जो कि टॉप पर आते हैं। आपको कुछ नाम अगर याद हो, अल चापो का नाम याद होगा, या एक और नाम है अल चापो, वो व्यक्ति था जो कि हेलीकॉप्टर और जेट का यूज करता था कोकीन को अमेरिका तक भेजने के लिए। अब नवंबर 2025 में यह देखा गया कि ट्रंप और मदुरो के बीच में 15 मिनट तक बात होती है। 15 मिनट की बात में जो है ट्रंप मदुरो को धमकाने की भी कोशिश करते हैं कि अगर तुम गद्दी छोड़कर और देश से निकलना चाहो तो चुपचाप जा सकते हो, आपको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी, जिस देश में भी जाना चाहते हो वहां पर आपको व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन मदुरो कुछ शर्त रखते हैं अमेरिका इन सारी चीजों से, डोनाल्ड ट्रंप जो होते हैं वो नहीं मानते हैं। अब यहां पे अमेरिका एक बात कह रहा है कि वो, उसका कहना यह है कि हम जो है यहां पर सरकार चलाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो अपनी पपेट सरकार देगा, क्या होगा। और उनका कहना यह है कि जब हमें एक स्थगित सरकार मिल जाएगी, कोई ठीक ठाक सरकार मिलेगी, तो हम इनको सौंप कर चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान, लीबिया, चिली, ग्वाटेमाला, इराक, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनको इन्होंने तबाह किया और उसके बाद जो है कुछ नहीं हुआ। ये उन्हें आधे अधूरे रास्ते में छोड़कर चले आए। तो कुछ नहीं होना है, आधे अधूरे रास्ते में छोड़कर ये आएंगे, ये पक्का है। तो अभी ये जो है हमने आपको बताया कि कौन सी वजहें थी जिसकी वजह से जो है वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया। तो एक वजह जो सबसे टॉप की वजह है वो यही है कि तेल का जो लालच है सबसे बड़ा, कि वो तेल का बहुत बड़ा भंडार है और अमेरिका को दिखा कि वहां पर जो है एक मौका परस्त होना, तो अब उसे वही चाहिए था और जहां जहां ये होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आने वाले टाइम पर क्या यही होगा, जो देश ताकतवर है वो रहेंगे, जो नहीं है उन पर जो है उपनिवेशवाद आ जाएगा। एक टाइम पे ब्रिटेन था जिसका सूरज नहीं डूबता था, लेकिन जब से डूबा है तब से उगा नहीं है। तो आने वाले टाइम पे इनका भी डूबेगा, लेकिन कब डूबेगा ये कुछ पता नहीं है।